हेलो एवरीवन, मैं राकेश आपका मास्टर सेतु पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं? हम केवीएस जेएसए के प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ रहे हैं, उनका मैथ का सेक्शन पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारे पास केवीएस एनवीएस का टायर 1 का सिलेबस नहीं है, और अगर हमें मैथ की तैयारी करनी है 60 नंबर की, तो हमें थोड़ा सा केवीएस का इतिहास समझना पड़ेगा। और केवीएस जेएसए के जो पेपर हुए थे आपके 2023 के, उनका टायर 1 वैसे ही था जैसे आज आपका टायर 1 लिया जा रहा है। तो इसका मतलब अगर हम केवीएस जेएसए के मैथ के क्वेश्चन करते हैं, तो वो जो न्यूमेरिकल एबिलिटी के मैथ का सिलेबस नहीं है, वो यहाँ से हमें मिल जाएगा। मैंने आपको ऑलरेडी 5 शिफ्ट करा दी है, केवीएस जेएसए की 7 शिफ्ट हुई थी, तो ये हमारा छठी शिफ्ट है। इससे अगली एक और शिफ्ट आएगी, यानी कि 7 वीडियोस होंगी। ये 7वीं छठी वीडियो है ये। इसमें मैं क्या करा रहा हूँ? आपको 20 मैथ के क्वेश्चन करा रहा हूँ, और वो 20 क्वेश्चन आपको कंसेप्ट और प्रैक्टिस और आपको साथ में सिलेबस, तीनों चीजें प्रोवाइड करा रहा हूँ। एक छोटी सी बात मैं बार बार बता रहा हूँ आपको पिछले दिनों से, मेरे चैनल का नाम मैथ्स विद राकेश छोकर था, मैंने चेंज करके मास्टर सेतु कर दिया है, थोड़ा छोटा नाम रखने के लिए। उसके बाद अगर थोड़ा सा आगे बताऊं आपको, तो अगर आप मैथ की तैयारी करना चाहते हैं और थोड़ा कंफ्यूज है, आप केवीएस एनवीएस टायर 1 की तैयारी कर रहे हैं किसी भी पोस्ट के लिए जिसमें 20 क्वेश्चन 60 नंबर का मैथ आने वाला है, तो आप वो मेरे यूट्यूब चैनल से कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है आपके लिए, जिस प्लेलिस्ट का नाम है मैथ्स न्यूमेरिकल एबिलिटी फॉर केवीएस एनवीएस टायर 1। इसमें फिलहाल 14 वीडियो हैं, इसमें लगातार वीडियोस आती रहेंगी। इसमें आपकी कंसेप्ट की सारी वीडियोस हैं, प्रैक्टिस की सारी वीडियोस हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर मिलेंगी आपको। एक बार आप देखेंगे इस प्लेलिस्ट से, आपके 60 में से 60 नंबर आएंगे, ये मेरी गारंटी है। इसको एक बार आप जरूर देखें। आप जैसे इस वीडियो को देखेंगे, प्लेलिस्ट सेक्शन एक बार चेक कर लेना। इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट इस टाइम पर कंफ्यूज हैं, पेपर की तैयारी कैसे करें, मॉक टेस्ट कहाँ से लें, बैच कहाँ से परचेज करें, बेस्ट टीचर कौन है, बेस्ट बुक कौन सी है। अगर इन इन सवालों से आप कंफ्यूज हैं, तो मैंने स्ट्रेटजी की 2 वीडियो बनाई है, ये आप लोगों के लिए ही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इन दोनों वीडियो को एक बार जरूर देख लेना, इन थंबनेल्स को देख लो। ये वीडियो तो मैंने कल ही अपलोड की है, ये उससे पहले की थी। दोनों वीडियोस को एक बार देख ले, कहाँ से मॉक लगाने हैं, कैसे प्रैक्टिस करनी है, कहाँ से क्या पढ़ना है, कौन सी बैक बूस्ट सॉरी बेस्ट बुक है, और किस टीचर से पढ़ना है, कोर्स लेना है या नहीं, वो सारी चीजें इनमें बता रखी हैं, आप एक बार देख लेंगे। और दूसरी बात, इसमें मैंने कोई कोर्स नहीं बेच रखा, अगर आपको ऐसा लगे, सिर्फ आपके फायदे के लिए। अब जो ज्ञान था वो दे दिया, अब हम 20 क्वेश्चन करेंगे। आपको कुछ भी नोट करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप सिर्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कर सकते हैं मेरे से पहले वीडियो पॉज करके। अदरवाइज बस मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। इसकी पूरी की पूरी सोल्ड पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, मास्टर सेतु के नाम से है, और उसमें जो मैंने बाकी शिफ्ट पढ़ा रखी है वो भी उसी पर टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगी। टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेना। उसमें मैंने जो भी यहाँ पर बुक्स बताई हैं इन 2 वीडियोस में, उनकी बुक्स भी वहीं पर हैं, वो वहां से आप जरूर ले लेना। चलिए इसको हल करते हैं। जब तक आपने पिछली शिफ्ट के पेपर हल किए हैं, तो अब आप समझ चुके हैं कि सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के आ रहे हैं। ये आपका बोर्ड मास का क्वेश्चन है, हम इसको हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। बोर्ड मास आप समझ चुके हैं। बोर्ड मास किसी भी क्वेश्चन को हल करने की हमारे पास एक टेक्निक है जो हमने 5th क्लास में सीखी थी, और वो ये कहता है कि किसी भी क्वेश्चन में जब मुझे सारी चीजें नजर आएंगी, तो सबसे पहले मैं ब्रैकेट हल करूंगा, फिर ऑफ, फिर मल्टीपल, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट। एक चीज और बताऊंगा, यहाँ पर मैं जादू करने बिल्कुल नहीं आया हूँ। मैं ऐसे नहीं करूंगा कि भाई ये क्वेश्चन है, मैंने इनका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ऑलरेडी सोच रखा है, और आके यहाँ फटाफट काट कूट के आंसर दे दूंगा आपको और आपको इंप्रेसिव लगेगा। नहीं, बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको, जैसे आपने एग्जाम में परफॉर्म करने हैं, बिल्कुल आराम आराम से। भाई मैं यहाँ अपना जादू दिखाने नहीं आया हूँ, आपको समझाने आया हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे परफॉर्म करने हैं। देखिए मैं क्या करूंगा, इसकी इस कंडीशन पर इनको अलग अलग पार्ट में तोड़ के इसको हल करूंगा, फिर गलती के चांसेस नहीं रहेंगे। पहले मैं ब्रैकेट को हल कर रहा हूं, 10/3 और 5/2। मिक्स्ड फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज किया, इसको हल कर रहा हूं तो 20 और 15, 20 में से 15 गई 5, और नीचे आ गया है 3 दूनी 6। मैंने इसको हल किया और यहां पर लिख दिया 5/6। फिर आगे है डिवाइड, और इसको लगा दिया। ठीक है जी। डिवाइड को क्यों नहीं हल किया? क्योंकि जब मैंने ब्रैकेट को हल कर दिया, ब्रैकेट के बाद ऑफ का नंबर है, अब ऑफ को देखते हैं। अब यहाँ पर लगा हुआ है ऑफ, इसको हल करते हैं। ऑफ का मतलब होता है गुणा, कुछ नहीं करना, इनको आपस में गुणा करना है। तो इसको लिख के बता देता हूं एक बार आपको, 5/6 गुणा में 3/8, क्या होगा? 3 दूनी 6, 5/16 आ गया है।
तो अब यहाँ पर डिवाइड में मुझे 5/16 लिखना है, लेकिन मैंने तो पढ़ रखा है कि अगर मैं डिवाइड को मल्टीपल में चेंज करना चाहूं तो कर सकता हूं, बस इस फ्रैक्शन को पलटना पड़ेगा। ये लीजिए, मैंने इसको पलट दिया और लिख दिया 16/5। अब ये हल हो रहे हैं, मैंने इसको हल कर दिया, ये आगे हल होके आपके 8/3। अब मैंने कहां तक हल कर दिया, मैंने यहां तक हल कर दिया जी। ठीक है, अब यहां पर आगे माइनस है और फिर ऑफ लगा हुआ है और आगे मल्टीपल लगा हुआ है, इसको हल करता हूं। देखो, ऑफ को और मल्टीपल को हम साइमल्टेनियसली हल कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑफ का मतलब भी गुणा है और ये भी गुणा है। यहां पर मैं यही हल कर देता हूं, 3 से 3 कट गया और 2 दूनी 4, तो ये 1/8 आ गया है, 1/8। अब मैंने क्या किया, यहां तक हल कर दिया, आगे फिर माइनस में लिखा हुआ है 1/8, ये लीजिए जी, ठीक हो गया। अब डिवाइड, अब पहले डिवाइड हल करूं या ऑफ, पहले मुझे डिवाइड हल, पहले ऑफ हल करना है फिर डिवाइड हल करना है। मैं पहले ऑफ को हल करता हूं, तो ऑफ ये कहता है कि मुझे गुणा कर दो, दोनों फ्रैक्शनों को गुणा कर दो। ये लीजिए, ये आ गया 8/15, ये आ गया 8/15 और इसके आगे लिखा हुआ है 8/5। भाग को गुणा में चेंज करने के लिए इस फ्रैक्शन को पलट दिया, तो 8 से 8 कट गया, 5 3 15, नीचे सिर्फ 3 आया है, बहुत अच्छी बात है जी। ये लीजिए, अब क्या करें, 1/8 दोनों माइनस का है, अगर इनको जोड़ दूं तो माइनस का 1/4 आएगा, ये तो बच्चा बच्चा जानता होगा। ये लीजिए जी, ये आ गया आपका, ऊपर मैंने एलसीएम लिया तो 12 आ गया है, ये 3 भी नीचे ही रहेगा, तो 8 4 32, 3 एकम 3, तो ये 29/36 आपका आंसर आ गया है। और जो मैंने बताया है इसी तरीके से आपने पेपर में क्वेश्चन हल करना है। ठीक है, कोई जादू नहीं, कुछ नहीं, हमारा एक पैटर्न है जो हमने छोटी क्लासेस में सीख रखा है, उसको थोड़ा स्पीडली इंप्लीमेंट करना है। दूसरी बात, एग्जाम में टाइम की कमी नहीं है, कोई आप एसएससी रेलवे बैंकिंग का पेपर नहीं दे रहे हैं, आप एक टीचिंग एग्जाम का पेपर दे रहे हैं, समय बहुत है, बस क्वेश्चन को ठीक निकालना है। बहुत स्पीड करके आपने इस क्वेश्चन को 2 बार ट्राई कर दिया तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, उसकी बजाय एक बारी सही टाइम लगाओ और क्वेश्चन को हल करो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। Which smallest number should be added to 996 to make it a perfect square number? 996 में मैं क्या जोड़ूं कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए? आपको कम से कम 50 तक के परफेक्ट स्क्वायर नंबर याद होने चाहिए, इजीली याद हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब अगर मैं इसको देखता हूं तो मुझे परफेक्ट स्क्वायर नंबर याद है, 31 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर 961 होता है, 32 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1024 होता है। अब मैं 996 में क्या जोड़ूं कि 1024 हो जाए, तो 28 जोड़ूंगा तो 1024 हो जाएगा। आपको हो गया कि सर मुझे तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर याद नहीं है, अरे 30 का तो होगा आपको। अब इसको देखकर आपको कुछ तो आइडिया रहा होगा, 96 को एक तरफ कर दो, 900 प्लस 96 ये तो कर सकते हो देखते ही। अब 900 किसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 30 का है, तो आप 30 तक तो पहुंच गए ना। 2 नंबर के निकाल के देखने हैं, 31 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालो, कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। इकाई के अंक का वर्ग करो, 1 एकम 1, फिर क्या करो, इन दोनों अंकों को आपस में गुणा करो और डबल कर दो। ये 2 अंकों की कोई भी संख्या है उसका स्क्वायर निकालने का तरीका बता रहा हूं। इकाई के अंक का वर्ग किया, दोनों को आपस में गुणा करके उसका डबल कर दिया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर अगले अंक का स्क्वायर कर दिया। अब मैंने देखा कि 31 का स्क्वायर 961 होता है, इससे कम है, बस 32 का स्क्वायर निकाल दो। वही सेम ट्रिक, 2 का स्क्वायर 4, इनको आपस में गुणा किया उसका डबल कर दिया, 3 दूनी 6 दूनी 12, एक कैरी हो गया, 3 3 9 1 10, ये लीजिए जी। अब 996 में मैं कितना जोड़ूं कि 1024 हो जाए? क्या सर यही तरीका है? जी नहीं, एक और तरीका है जो हमने छोटी क्लासेस में सीखा है। इस तरीके से लॉन्ग डिवीजन से इसको हल करते हैं, लेकिन वो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। Let x be the least number of 5 digit which when divided by 12 16 35 84 the remainder are 4 8 27 76 respectively, the sum of the digits of x। मैं एलसीएम एचसीएफ ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। मैं क्या कर रहा हूं, पहले मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई आपके लिए जो मैं ऑलरेडी कंप्लीट अर्थमेटिक मैथ पढ़ा चुका था,
फिर मैंने क्या किया, अब दोबारा से अरिथमेटिक मैथ पढ़ाना शुरू कर दिया कि जब तक आपका पेपर होगा इन 30 दिनों में एक बार फिर पढ़ा दूंगा मैं आपको। तो एलसीएम एचसीएफ मैंने अभी रिसेंटली ही एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कंप्लीट एलसीएम एचसीएफ पढ़ाया है आपको 2 घंटे में। वो वीडियो जरूर देखना क्योंकि एक क्वेश्चन आपको एलसीएम एचसीएफ का जरूर मिलेगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है, आपको डिफरेंट शेष मिल रहे हैं। जब एक 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या को जब आप 12, 16, 35 और 84 से भाग करते हो, इसका मतलब क्वेश्चन एलसीएम का है। पहली बात तो क्वेश्चन एलसीएम का है। जब आप 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसको उसने एक्स मान रखा है, जब उसको 12, 16, 35 और 84 से भाग करते हो ना, तो डिफरेंट डिफरेंट शेष आते हैं। 12 से भाग करते हो 4 शेष आता है, 16 से भाग करते हो 8 शेष आता है, 35 से भाग करते हो 27 शेष आता है, 84 से भाग करते हो 76 शेष आता है। तो पूछ रहे हैं वो संख्या क्या होगी। अगर इस क्वेश्चन में ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ना दे रखी होती, ये बोल रखा होता वो सबसे छोटी संख्या बताओ, वो सबसे छोटी संख्या बताओ जिसको मैं इन संख्याओं से भाग करता हूं और ये शेष आते हैं, तो वो क्वेश्चन आपका एलसीएम का होता। तो आपको सिर्फ एलसीएम निकालना होता। एलसीएम किनका, इनका एलसीएम निकालना होता। 12, 16, 35 और 84। और एलसीएम निकालने के बाद हम क्या करते, एलसीएम निकालने के बाद हम देखते एलसीएम क्या होता है। अब ये समझे, एलसीएम की डेफिनेशन सुनो। अगर मैं इनका एलसीएम निकालता हूं, वो जो भी वैल्यू आएगी उसका मतलब क्या होगा, एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या है जो इन सभी से पूरी पूरी भाग हो जाएगी, शेष नहीं आएगा। अगर मैं इन संख्याओं का एलसीएम निकाल दूं तो एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एक ऐसा नंबर जो इन सभी से पूरा पूरा भाग होगा। लेकिन वो तो ये कह रहा है कि मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो अगर मैं 12 से भाग करूं तो 4 शेष आए। तो शेष वाला मामला कैसे हल करें, तो आपने क्या देखना है, आप एक बात नोट करेंगे, अगर इन सभी में से आप ये शेष घटाएं तो एक कॉमन नंबर देखेंगे आप सभी में। सभी का अगर मैं शेष घटाऊं तो सभी में 8 बचेगा। देख रहे हो आप, अगर सभी में से मैं शेष घटा रहा हूं तो एक ही नंबर आ रहा है वो 8। अब अगर इनके एलसीएम, इनका एलसीएम जो भी आएगा उसमें से अगर आप 8 घटा दोगे तो अब वो एक ऐसा नंबर आएगा, अब वो एक ऐसा नंबर होगा, इसको 12 से भाग करोगे तो 4 शेष आ जाएगा, 16 से भाग करोगे तो 8 शेष आ जाएगा। ये बात आपको समझ आ गई। अब इसको 1 मिनट और लगेगी मेरी, लेकिन कंसेप्ट आपका बिल्कुल पक्का करा के ही आगे चलेंगे। एलसीएम में शेष की 2 सिचुएशन होती है, रिमाइंडर की 2 केस होते हैं। या तो एक फिक्स रिमाइंडर बताया जाएगा आपको कि 2 रिमाइंडर बचता है, सभी से भाग करता हूं 2 रिमाइंडर आता है। अलग अलग रिमाइंडर नहीं आते इस तरीके से, एक ही रिमाइंडर आ रहा है, 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, 4 आ रहा है, वो कुछ भी एक फिक्स रिमाइंडर है। तो उस केस में आपने क्या करना है, पहले उन संख्याओं का एलसीएम निकालना है और फिर वो फिक्स रिमाइंडर जोड़ देना है, एक सिचुएशन। दूसरा क्या होगा, दूसरा ये होगा जी, डिफरेंट आपके रिमाइंडर आ रहे होंगे अलग अलग। उस केस में क्या करना है, उनका डिफरेंस जोड़ देना है एलसीएम, डिफरेंस घटा देना है एलसीएम में से। अब यहां लिख रहा हूं मैं डिफरेंस, और ये है डिफरेंट रिमाइंडर, दोनों अलग अलग बात है। ये है डिफरेंट रिमाइंडर, यहां पर एक ही रिमाइंडर आएगा, वो एलसीएम निकाल के जोड़ देना है। यहां पर अलग अलग रिमाइंडर आ रहे हैं तो एलसीएम निकालना है और संख्या का और आपके रिमाइंडर का जो डिफरेंस आएगा वो घटा देना है। इस तरीके से ये 2 ही केस बनते हैं रिमाइंडर के। चलिए जी, अब यहां से जो संख्या निकलेगी ना वो सबसे छोटी संख्या निकलेगी, वो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या नहीं होगी, वो सबसे छोटी संख्या होगी। आइए पहले वो सबसे छोटी संख्या निकालते हैं। तो इनका एलसीएम कैसे निकालूं, एलसीएम निकालना है आपने इनका फैक्टराइजेशन करके। और फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं देखिए, 12 का फैक्टराइजेशन कर रहा हूं। 12 को 2 की कौन सी बड़ी से बड़ी पावर भाग करती है, सबसे पहले 2 एक इवन नंबर है, 2 से भाग करके देखना है। 2 से भी हो रहा है ये, 2 की पावर 2, 4 से भी हो रहा है, 8 से नहीं होता ये। तो 2 की पावर 2 से भाग कर दिया, और ये 2 की पावर 2 से भाग किया, 3 आ गया। 3 भी प्राइम नंबर है तो प्राइम फैक्टर हो गए इसके। 16 के कीजिए ऐसे, यहां पर लगा दो एक ऐसे। 16 के 2 की पावर 4 होता है, बच्चा बच्चा जानता है इसको। चलिए जी, फिर आगे 35 के लिए।
35 के जी, 5 7 35, दोनों ही प्राइम नंबर है। चलिए जी, 84, 84 के क्या होंगे जी? 84 को देखो 12 7 84 होता है, तो 12 के तो मैंने अभी लिखे ही हैं, 12 7 84, ये लीजिए, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। जितनी स्पीड से लिख सकते हो उतनी स्पीड से लिखा करो, मैंने आपको बताया नहीं बहुत जल्दी लिख सकते हैं, ये सारी बातें मैंने एलसीएम एचसीएफ में बता रखी हैं, पढ़ लेना एक बार। अब क्या करना है, एलसीएम होता है हर एक फैक्टर की मैक्सिमम पावर लेनी है, मैंने कोई कॉमन शब्द यूज नहीं किया। एलसीएम निकालते समय हर फैक्टर की मैक्सिमम पावर लेनी है। तो सबसे पहले दो देखा मैंने इनमें, इसमें देखा, इसमें देखा, इसमें देखा, दो की सबसे ज्यादा पावर 2 की पावर 4 है। अब फिर 3 का नंबर आया, 3 की सबसे ज्यादा पावर 1 है। फिर 3 के बाद 5 आया, 5 की सबसे ज्यादा पावर 1 है, और 7 की भी सबसे ज्यादा पावर 1 है। ये आ गया जी आपका एलसीएम, इनको गुणा कर लो। 2 की पावर 4 16, 16 पंजे 80, और 3 सत्ते 21, 21 गुणा में आपका 210, ये हो गया है 1680। तो वो सबसे छोटी संख्या एलसीएम जो है वो आपका 1680 आ गया है। इसमें से अगर आप 8 घटा देंगे तो जो संख्या निकल के आएगी वो एक ऐसी संख्या होगी, उसको 12 से भाग करोगे 4 शेष आ जाएगा, 16 से भाग करोगे 8 शेष आ जाएगा, लेकिन आपका आंसर नहीं आया अभी तक। क्यों नहीं आया? उसने कहा था कि वो सबसे छोटी संख्या नहीं निकालनी, वो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालनी है। तो इसका मतलब आंसर आपका एलसीएम नहीं है, एलसीएम का कोई मल्टीपल है, एलसीएम का कोई मल्टीपल आंसर है। तो हम क्या करेंगे, इसको इसका मल्टीपल लिखेंगे। मैंने माना कि भाई 1680 तो एक 4 अंकों की संख्या है, मुझे इसको 5 अंकों की संख्या बनाना है, तो मैंने इसका एक मल्टीपल लिया, एक बड़ी संख्या बनाना है इसको 5 अंकों की, और उसके बाद फिर मैं 8 घटाऊंगा, क्योंकि उसने पूछा है कि x एक 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, इसको 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए इसका मल्टीपल खोजना पड़ेगा। तो के यहाँ पर एक नेचुरल नंबर रखो, 1 2 3 4, इस तरीके से, बस इसको 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाना है। क्या रखूं? अगर मैं 6 रखूंगा तो 16 छीके 96 हो जाएगा, 96 करने से 4 अंकों की रहेगी, या फिर 5 अंकों की भी हो सकती है, एक आपका कैरी होकर। इसको मैंने क्या किया, 6 से गुणा करके देखा, 6 8 48, 4 16 छिकम 96 और 4 16, ये लो जी। मैं जैसे ही के की वैल्यू 4 रखता हूं तो ये आपकी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ जाती है, तो ये आ गई आपकी 10,080। अब इसमें से 8 घटा दी, ये वो संख्या है, ये वो संख्या है। अब ये देखो, ये तो वो सबसे छोटी संख्या थी जिसको अगर आप इनसे भाग करते तो ये शेष आते। अब ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जिसको आप इनसे भाग करोगे, ये शेष आएंगे। ये आपका आंसर आ गया है। इसके अंकों का योग पूछा, वो आपका 10 आ गया है। अब आपको होगा कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन, जी हाँ, एग्जामिनर ने आपसे इतना ही बड़ा क्वेश्चन पूछ रखा है, ये बहुत छोटा कैसे हो सकता था सर? आपने पिछली शिफ्ट अगर पढ़ी है तो यहां पर अगर ये आपसे वो संख्या पूछ लेता डायरेक्ट कि वो संख्या बताओ एक्स क्या है, तो फिर तो हम ऑप्शन से निकाल देते, लेकिन उसने पूछ लिया था कि संख्या के अंकों का योग बताओ। अंकों का योग बताने की वजह से क्वेश्चन को हमने पूरा हल करना पड़ गया, लेकिन पूरा हल करना पड़ गया तो कोई बात नहीं। अब ये एक बात बताओ, अगर आप मैथ के टीचर बनने वाले हो केवीएस एनवीएस में, और आप इस प्रकार के क्वेश्चन हल नहीं कर सकते, तो फिर पढ़ाओगे कैसे वहां जाकर? सिर्फ जो भी थोड़ी ना लगना है, फिर जिंदगी भर पढ़ाना भी तो है, फिर वो पढ़ाना सजा हो जाएगा आपके लिए, या फिर आप किसी की जिंदगी खराब करोगे। तो हमेशा ध्यान रखो, जब आपसे ये चीजें पूछी जा रही है ना, तो ये उम्मीद करके पूछी जा रही है कि हाँ आपको इतनी समझ है। आपके मन में सवाल हो सकता है कि सर हम सारे तो मैथ के टीचर लगने वाले नहीं है, तो आपसे बहुत ज्यादा मैथ नहीं पूछा जा रहा है, इतना बेसिक मैथ आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये भी बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन इस शिफ्ट के बहुत अच्छे क्वेश्चन है। मैंने एक बात नोट की है, आपके 20 क्वेश्चन में से दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े टाइम टेकिंग है, लेकिन आपके पास टाइम पूरा है, 20 के 20 करके आना। थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी, इस क्वेश्चन में भी होगी। मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने का एक तरीका बताया था, अगर आपको एक ही वैल्यू पावर में बहुत बार दिखे तो उनको ए बी मान लिया करो, ताकि आपको सही समझ आ जाए क्वेश्चन। मैंने क्या किया, इस भाई को ए मान लिया, इस भाई को बी मान लिया, तो क्या हो गया जी, ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3, नीचे क्या हो गया, ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2। देखो जैसे ही मैंने इसको ए और बी में लिखा तो तुरंत मुझे फार्मूले याद आ गए इसके। ये होता है ए माइनस बी, ए की पावर 2
सॉरी प्लस था यहाँ पर, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ए प्लस बी, ए की पावर 2 बी की पावर 2 माइनस ए बी। नीचे इसका फार्मूला क्या होता है, इसका होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बात और बता दूं, अगर इन फार्मूलों को देखकर आपको डर लगता है तो मैंने मेरे YouTube चैनल पर एक वीडियो बना रखी है कि अलजेब्रा के सारे फार्मूले कैसे याद करें। एक वीडियो देख लेना 1 घंटे की, सारे फार्मूले याद हो जाएंगे जिंदगी भर के लिए, कभी कभी नहीं भूलोगे। ऐसे ट्रिग्नोमेट्री के लिए भी बना रखी है, मेंसुरेशन के लिए भी बना रखी है, ताकि आपको समझ आए कि इन फार्मूलों को समझते कैसे हैं। अब यहाँ पर ये से कैंसिल हो गया जी, ये ए और बी मानने का यही फायदा हुआ। बाकी आपको करनी पड़ेगी अब कैलकुलेशन। सबसे पहले क्या करेंगे जी, हम ए का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे। 56 का स्क्वायर करने का तरीका सिखाया था अभी। 6 का वर्ग 6 गुणा 6 36, 3 कैरी हो गया। इनको आपस में गुणा किया, उसका डबल, 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, 60 3 63, 3 कैरी, 6 कैरी, 5 5 25 और 6 31, ये आ गया जी। फिर आगे प्लस में बी का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर 12 25, माइनस, अब इन दोनों का मल्टीपल, ए और बी का मल्टीपल, इन दोनों का मल्टीपल, तो 5 6 30, 3 कैरी, तो 5 5 25, 25 और 18 43, 43 और 3 46, 4 कैरी, तो 5 और 3 15 और 4 19। इतनी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है जी। फिर क्या करना है, फिर डिवाइड में ए माइनस बी, इनको आपस में घटाना है, ये आ जाएगा 2.1। ठीक है जी, बस इसको हल कर लो, इनको जोड़ लो पहले। 6 और 5 11, 3 और 2 5 और 1 6, ये आ गया आपका 3 और ये आ गया आपका 4, 43.61 आ गई, वो घटा दो इसमें से, 19.60, 24.01 बच गया। इसको भाग करना है 2.1 से, ये डेसिमल हटाने के लिए यहाँ एक जीरो लगा दी, डेसिमल से डेसिमल कट गया। 210 से 2401 को भाग कर दो बस, 21 एकम 21, तो आंसर 11 समथिंग है। ये लो जी, आगे करने की जरूरत तो नहीं है, चाहते हो तो कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, फिर दोबारा एक पर टेबल चल जाएगी, लेकिन करने की आवश्यकता नहीं। अच्छा खासा क्वेश्चन था, मुझे ऐसा लगता है थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा ही थी, लेकिन अगर आप समझदार हैं, इतना अगर आपके पास समय नहीं है पेपर में और इतनी समझ नहीं है कि हाँ इतना टाइम है मेरे पास, तो आप इस पेपर को वैसे भी पास नहीं कर पाओगे। डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन हम लगातार हर शिफ्ट में करते आ रहे हैं, ये क्वेश्चन सबसे आसान है, कुछ नहीं है इसमें। जो बाकी हमने क्वेश्चन निकालने हैं उनकी अपेक्षा सबसे आसान क्वेश्चन है। ये एक 7 अंकों की संख्या है, 7 डिजिट नंबर है, इसमें एक वेरिएबल दे दिया x एक डिजिट की जगह, और आपको बताया गया है कि ये संख्या 72 से डिविजिबल है, 72 से पूरी भाग होती है, तो x की वैल्यू बताओ। 72 से पूरी डिवाइड होती है तो 72 को दो को प्राइम नंबर के रूप में तोड़ लो। मैंने रख दिया 8 और 9। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे दो नंबर जिनके बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, ये किसी एक संख्या से भाग नहीं होते, एक को छोड़कर। तो अगर मुझे ये चेक करना है कि ये संख्या 72 से भाग होती है या नहीं, तो 72 का डिविजिबिलिटी रूल मुझे नहीं पता है, आई होप आपको भी नहीं पता होगा। तो पहले मैं चेक करूंगा कि संख्या 8 से भाग होती है या नहीं, फिर मैं चेक करूंगा ये संख्या 9 से भाग होती है या नहीं। अगर 8 और 9 दोनों से भाग हो जाएगी तो 72 से भाग हो जाएगी, लेकिन एग्जामिनर ने तो पहले बता रखा है ना कि ये 72 से भाग होती है, तो इसका मतलब अब 8 से चेक करने का कोई तुक नहीं बचा। क्यों, 8 का डिविजिबिलिटी रूल सिर्फ लास्ट के 3 अंकों पर लगता है, और लास्ट के 3 अंकों में तो मेरा वेरिएबल है ही नहीं, तो 8 से चेक करने की आवश्यकता यहाँ नहीं है, सिर्फ 9 से चेक करेंगे। संख्या 9 से कब भाग होती है, जब उसके अंकों का योग 9 से भाग हो जाए, बस अंकों का योग करो, और जिन अंकों का योग 9 या 9 का मल्टीपल हो उनको छोड़ते रहना। 4 और 5 9 छोड़ दिया जी, 9 को भी छोड़ दिया। अब 8 और 7 15, 15 और 4 19, 19 हो गया जी छोड़ो। अब 19 में मैं क्या जोड़ू, 19 में मैं क्या जोड़ू कि 9 से भाग हो जाए। अब 19 को और छोटा कर दिया, 9 से भाग कर दिया, जो शेष बचा उसको रख लिया, एक रख लिया। भाई 19 को मैं लिख सकता हूं ना 18 प्लस 1, अब 18 तो 9 से भाग होता ही है, उसको छोड़ दो, एक को रख लिया। एक में क्या जोड़ू कि 9 से भाग हो जाए, बच्चा बच्चा बता देगा कि सर 8 जोड़ दो। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं।
A television was sold for rupees 6160 at a gain of 12%. एक टेलीविजन को है ना 6160 रुपए में बेचा और 12% का प्रॉफिट हो गया है। देन द गेन ऑन द टेलीविजन वाज, जो प्रॉफिट हुआ है ना वो रुपीज में बताना है बस। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, या फिर दूसरी भाषा में मैं बोल सकता हूं कि उसका कॉस्ट प्राइस 100% होता है। अगर उसको लॉस पर बेचा है तो जितने लॉस पर बेचा है, जितने परसेंट लॉस पर बेचा है उतना परसेंट घटाकर बेच दिया। अगर कोई बोल दे कि एक वस्तु को 12% लॉस पर बेच दिया, 12% लॉस का मतलब उसको 12% घटाकर बेच दिया, इसका मतलब उसके प्राइस का 88% पर उसको बेच दिया। अगर ये बोल दे कि 12% प्रॉफिट पर बेच दिया, इसका मतलब प्रॉफिट पर बेचा है तो 12% बढ़ाकर बेच दिया। अगर 12% प्रॉफिट पर बेचा है तो इसका 12% बढ़ाकर बेच दिया, यानी कि 112% में बेच दिया। लॉस वाला केस नहीं है यहाँ, वो तो मैंने समझाने के लिए बताया आपको। तो आपके टेलीविजन का प्राइस 100% था, अगर 12% बढ़ाकर बेच दिया या 12% के प्रॉफिट पर बेच दिया, एक ही मतलब है, इसका मतलब 112% में बेच दिया। और 112% की वैल्यू वो खुद ही बता रहा है कि 6160 रुपए है, 6160 रुपए है। तो आपसे पूछा है कि प्रॉफिट परसेंट बताओ, प्रॉफिट कितना हुआ है जी, प्रॉफिट 12% हुआ है, 12% की वैल्यू निकालनी है। मैं बोलूंगा 112% की वैल्यू इतनी है, 1% की वैल्यू कितनी होगी, 1% की वैल्यू होगी जी इतनी, ये डिवाइड में चला गया। फिर मैं कहूंगा 12% की वैल्यू कितनी होगी, ये 12 उधर जाके गुणा हो जाएगा और आपका आंसर आएगा। कर दो हल इसको, कितने से कट रहा है, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 55 पे कट रहा है जी। इसको गुणा किया तो 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 660, ये लीजिए जी। बस ये सिर्फ मल्टीप्लीकेशन है, आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको इससे काटा 55 आ गया, इनको गुणा किया 660 आ गया। एनुअल इनकम ऑफ ए इज 20% मोर देन बी, 25% मोर देन बी। ये वो बोल रहा है कि एनुअल इनकम ऑफ ए की इनकम जो है ना वो 25% मोर देन बी, बी की इनकम से 25% ज्यादा है। आइए 25% की फ्रैक्शन बना लेते हैं। 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। आप ये बताइए किसका कंपैरिजन किसके साथ किया है, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखा करो। कंपैरिजन किया गया है 20% मोर देन दैट ऑफ बी, बी के साथ कंपैरिजन किया गया है, तो मैंने बी की इनकम 4 मान ली। अगर बी की इनकम 4 यूनिट है तो ए की इनकम कितनी होगी, वो खुद बता रहा है कि ए की इनकम 25% ज्यादा है, तो 4 का अगर मैं 25% निकाल लूं तो 1 आएगा, इसका मतलब 1 यूनिट ज्यादा है, ए की इनकम 5 यूनिट है। ये रेशो बदलने का तरीका एक ये हो सकता है, मैं हर जगह ये इस्तेमाल करता हूं तो ये बता दिया आपको। दूसरा तरीका एक और भी हो सकता है, कंपैरिजन किसके साथ किया गया है, बस आपने ये देखना है किसकी इनकम के साथ कंपैरिजन किया गया है। ये बताया गया है जी ए की इनकम 25% ज्यादा है, किसकी अपेक्षा, बी की इनकम की अपेक्षा, तो बी के साथ कंपैरिजन किया गया है, तो बी की इनकम 100% मान लो। ए की कितनी हो जाएगी जी, ए की इससे 25% ज्यादा है जी, 125% है। बस इनको काट दो, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, तो ये कट के आ गया है जी। मुझे ऐसा लगता है आपको समझ आ गया होगा, 1 मिनट दीजिए मुझे। तो आप ऐसे भी रेशो ले सकते हैं, ऐसे भी, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है हाउ मच परसेंट इज एनुअल इनकम ऑफ बी लेस देन दैट ऑफ ए। अब की बार ये कह रहा है कि बी की इनकम ए से कितना प्रतिशत कम है। ऐसे क्वेश्चनों में कभी घबराना नहीं, बस आप ये बताइए किसका कंपैरिजन किया गया है। अब की बार लेस देन, मोर देन, लेस देन के बाद किसकी इनकम लिखी हुई है, ए के साथ, ए के साथ कंपैरिजन कर रखा है, तो नीचे रखना है ए की इनकम, ठीक है जी। कितना कम या ज्यादा है, लेस या मोर है, वो ऊपर रखना है। ये आ जाएगी आपकी फ्रैक्शन, इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे जी। तो अब की बार पूछा गया है कि बी की इनकम ए से कितना प्रतिशत कम है, बी की इनकम ए से कितना कम है, अगर मैं यूनिट में देखता हूं तो 1 कम है, ठीक है। तो ऊपर तो आ गया 1, एक इनकम कितनी है 5 है जी,
इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए सो ये जो मैं बता रहा हूँ ना आपको बिल्कुल टेक्निकल चीजें बता रहा हूँ ताकि आप कभी भी भूलो ना, देखते ही तरीका लगाओ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये आपके सामने अगला क्वेश्चन है, इसको हल कीजिए। बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 17/40 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। अब इसको भी यही ध्यान से सोल्व करना। आपको कहीं भी क्वेश्चन में फ्रैक्शन नजर आए, परसेंटेज नजर आए, तो उसको ध्यान से वही हल कर दिया करो। वो ये कह रहा है कि एक आर्टिकल को बेच दिया है, कितने में? 17/14 में। 17/14 में बेच दिया है, किसका? ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। कंपैरिजन किसके साथ कर रखा है? कि अपने सेलिंग प्राइस का 17/40 में बेच दिया। तो मैंने उसके सेलिंग प्राइस को 40 मान लिया, उसका सेलिंग प्राइस 40 यूनिट है। और वो ये कह रहा है कि इस 40 यूनिट का उसने 17/40 में बेच दिया। इसके साथ अगर मैं 17/40 गुणा करूं तो इसका मतलब 17 यूनिट में बेच दिया। ये तरीका होता है क्वेश्चन को हल करने का। जहां भी आपको फ्रैक्शन नजर आए, बस ये देखो कंपैरिजन किसके साथ कर रखा है, उसको मान लो हमेशा नीचे वाले को। उसने कहा बाय सेलिंग एन आर्टिकल, एक आर्टिकल को बेचा गया है, कितने में? 17/40 में। ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, उसके सेलिंग प्राइस के 17/40 में बेच दिया। एक वस्तु का जो सेलिंग प्राइस था ना, उस पर नहीं बेचा, घटाकर बेच दिया, उसका 17/40 में बेच दिया। तो मैंने पहले उसको मान लिया कि 40 यूनिट है, कुछ भी मान लेते हैं आप, लेकिन मैंने ऐसी वैल्यू मान ली जिससे फ्रैक्शन क्रिएट नहीं होगी, इसलिए मैंने ऐसी वैल्यू मान ली। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, एक ऐसी वैल्यू मान ली 40 यूनिट, ताकि जब मैं इस फ्रैक्शन को इसके साथ गुणा करूं तो इधर एक पूरी वैल्यू आ गई। तो सेलिंग प्राइस इतना था, लेकिन मैंने इतने में वस्तु बेच दी। फिर आगे क्या कह रहा है? अ मैन लॉसेज 32%, इस वजह से उसको 32% का लॉस हो गया है। ठीक बात है जी। इफ ही सेल्स इट एट हिज ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, अगर वो इस सेलिंग प्राइस पर बेचता इसकी अपेक्षा, तो उसको कितना प्रॉफिट होता? बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। वो ये कह रहा है कि इस पर बेचा ना, तो 32% का लॉस हो गया है। मैंने एक दूसरी कहानी बताई थी पिछले क्वेश्चन में कि किसी भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है, हमेशा 100% होता है। अगर उसको 32% लॉस हो गया है, तो इसका मतलब उसने कितने में बेच दिया है उसको? अगर उसको लॉस हो गया है 32% का, इट मीन्स उसने उसको 68% में बेच दिया। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये वैल्यू जो है 68% की है? 17 यूनिट 68% की वैल्यू है। बस मुझे ये पता करना है कि ये वैल्यू कितने परसेंट की है, मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए, मैं ये बोलूंगा कि 17 यूनिट की वैल्यू है 68%। एक यूनिट की वैल्यू होगी 17 चौके 68, 4 से भाग कर 17 उधर भाग, 17 को उधर ले जाके भाग किया, 4% आ गया। 40 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 160 यूनिट, 160%। तो इसका मतलब 140 यूनिट की जो वैल्यू आई है वो 160% आ गई है। अब आप मुझे ये बताइए उसको कितना प्रॉफिट हुआ। एक बार दोबारा बताता हूं। उसने ये कहा कि भाई सेलिंग प्राइस था इतना, इतने में बेच दिया, बेचने से 32% का लॉस हो गया। लॉस तो तब होता है जब वो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस मेरा 100% रहा होगा और मैंने उसको 32% घटाकर बेच दिया होगा, इसका मतलब मैंने तो इतने में बेच दिया। और 68% की वैल्यू 17 यूनिट है, तो मैंने 40 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 17 यूनिट की वैल्यू 68%, एक यूनिट की वैल्यू 4%, 40 यूनिट की वैल्यू 160%। अगर मैंने उसको 40 यूनिट में बेच दिया तो इसका मतलब 160% में बेच दिया, इसको मैंने 160% में बेच दिया। तो बताओ कितना प्रॉफिट हुआ? जितना 100 से ज्यादा बढ़ाकर बेच दिया, लॉस में घटाकर बेच दिया, प्रॉफिट में जितना बढ़ाकर बेच दिया, 60% बढ़ाकर बेच दिया जी, 60% प्रॉफिट हो गया। इससे अच्छा तरीका कोई इस क्वेश्चन का बता दे तो मेरी गारंटी है जी। समझाने में टाइम लूंगा आपको ताकि आपको कंसेप्ट समझ आ जाए, लेकिन बिल्कुल इजी तरीके से बताने की कोशिश करेंगे आपको। जो क्वेश्चन इजी तरीके से किया जा सकता है उसको इजी तरीके से ही। आवाज ठीक आ रही है ना भाई? ये थोड़ा सा ऊपर लगा हुआ है आज। चलिए, a trader bought some apples at 15 for rupees
157.50। वो ये कह रहा है एक ट्रेडर ने, विक्रेता ने कुछ सेब खरीदी है 15 रुपए की, 15 सेब 157 रुपए 50 पैसे की दर से। सेब नहीं बताई कितनी, सिर्फ ये बता दिया कि अगर 15 खरीदता है ना तो उसके पैसे देने पड़ते हैं 157 रुपए 50 पैसे। ये भाव बता दिया, रेट है ये। और ये क्या है, उसका कॉस्ट प्राइस है क्योंकि उसने खरीदी है। फिर आगे क्या बोल रहा है, एंड इक्वल नंबर, और उतनी ही सेब ऑफ एप्पल्स एट 10 फॉर रुपीज 126, और इतनी ही सेब फिर खरीद ली उसने 10 सेब 126 रुपए के भाव से। ठीक है जी। ही सोल्ड ऑल द एप्पल्स एट रुपीज 12 फॉर, 12 सेब 184 रुपए 80 के हिसाब से सारी बेच दी। फिर कह रहा है ही सोल्ड ऑल एप्पल्स एट 12, 12 फॉर रुपीज 184 80 पैसा। फिर वो ये कह रहा है कि उसने 12 सेब 184 रुपए 50 80 पैसे के हिसाब से सारी बेच दी। व्हाट इज द हिज प्रॉफिट परसेंट, उसका प्रॉफिट परसेंट बताओ क्या होगा। इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा हैक है कि आपको ये नहीं बता रखा कि किस बार कितनी सेब खरीदी गई, सिर्फ आपको रेट बताया गया कि पहले सेब खरीदी 15 सेब 157 रुपए 50 पैसे की दर से, कितनी खरीदी नहीं पता। फिर उतनी ही सेब दोबारा फिर खरीदी 10 सेब 126 रुपए के हिसाब से। फिर वो सारी मिलाकर बेच दी किस भाव से, 12 सेब 184 रुपए 80 पैसे के हिसाब से। अब बस आपको ये नहीं पता है कि सेब कितनी है, बस आपने अपनी तरफ से वो बराबर रखनी है। मैंने इन दोनों को बराबर करना है ताकि सेबों की संख्या बराबर हो जाए। तो इन दोनों का एलसीएम ले लिया, ठीक है, इनका एलसीएम आ गया आपका 30। तो मैंने इसको 30 बनाने के लिए 2 से गुणा कर दिया। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, अगर उसने 15 सेब खरीदी तो इतने रुपए की खरीदी, अगर 30 खरीदी तो इतने की खरीदी, 2 से गुणा कर दिया इसको। तो ये तो 1 रुपया हो गया, इसको गुणा किया तो 7 दूनी 14 और 1 15, 15 दूनी 30 और 1 31। भाई अगर उसने 15 सेब 157 रुपए 50 पैसे की खरीदी तो 30 सेब उसने 315 रुपए की खरीद ली। इसको भी 30 बनाने के लिए क्या किया, इसको भी 30 बनाने के लिए 3 से गुणा कर दिया। उसने अगर 10 सेब 126 रुपए की खरीदी तो 30 सेब इसको भी 3 से गुणा कर दिया, तो 378 हो गए ये लीजिए जी। अब मुझे, मैंने क्या किया, उसने यहां भी 30 सेब खरीदी, यहां भी 30 मैंने अपनी तरफ से मान लिया। इस तरीके से उसने 60 सेब खरीदी थी। ठीक है जी, कितने रुपए की खरीदी थी वो यहां आ गए जी पैसे, कितने, 8 और 5 13, 7 और 1 8 और 1 9, 693 रुपए की उसने 30 से 60 सेब खरीदी थी, 30 करके। अब 12 की 184 के भाव से बेच दिया। अब बेचनी भी तो पूरी ही पड़ेगी, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि 60 लेके आए और 12 बेच दी। सारी की सारी बेचकर ही प्रॉफिट पता चलेगा। इसको भी 60 बनाने के लिए मैंने 5 से दोनों तरफ गुणा कर दिया। मैं ऐसा बोल सकता हूं कि भाई अगर वो 12 सेब 184 रुपए 80 पैसे के लिए लेके आया था तो 60 कितने की बेची होंगी उसने, 5 से गुणा कर दिया, 5 अठे 40, 4 पंजे 20 और 4 24, 2 8 5 40 और 2 42, 5 एकम 5 और 4 9। ये ठीक है, एक बार चेक करना चाहूंगा इसको। 8 5 40 की 0, 4 पंजे 20, 20 और 4 24, ठीक है जी। 2 कैरी, 5 अठे 40 और 2 42, 4, ठीक है जी, बिल्कुल सही है। इतने रुपए में उसने सेब बेच दी। 693 रुपए की 60 सेब खरीद के लेके आया था, 924 रुपए की 60 सेब बेच दी। तो प्रॉफिट कितना हुआ बस अब ये देख लो। 4 में से 3 गया 1, ठीक है जी। 12 में से 9 गए 3, यहाँ पर बच गया 8, 8 में से 6 गए 231 रुपए का फायदा हो गया जी। लेकिन पैसे रुपए में तो नहीं पूछा था उसने, तो परसेंटेज में पूछा था, परसेंटेज में बता दो। मैं ये कहूंगा जी उसको 231 रुपए का फायदा हुआ। उसने अपनी जेब से कितने लगाए थे, उसने जेब से लगाए थे 693। इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर दो, ठीक है जी। अब या तो इसको पूरा गुणा करो, एक तो ये तरीका है, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा एक और स्मार्ट तरीका बता सकता हूं आपको। आप बस ये पता कर लो यहाँ पर ऊपर वाला नीचे वाले का कितना प्रतिशत है, वही प्रॉफिट होता है। अब मैंने देखा निचले वाले का मैंने 10% निकाला,
तो मुझे पता चला कि निचले वाले का 10% है ना, 69.3 है, और मुझे इसका कितना परसेंट ऊपर वाला है वो चेक करना है, इस वैल्यू को ऊपर तक लेके जाना है। तो मैं कहूंगा इसका 10% है इतना, तो मैंने 30% निकाल दिया, 3 से गुणा कर दिया। 10% था, 3 से गुणा कर दिया दोनों तरफ, तो 3 3 9, 9 3 27, 3 6 18 और 2 20। जब मैंने 30% निकाला तो इसके नजदीक बात पहुंच गई है। तो एक तो मुझे पता चला कि निचले वाले का 30% है ना 207.9 है, और ऊपर वाला 231 है। इसका मतलब आंसर जो है 30% से ज्यादा है। अगर मैं ऑप्शन में चेक करता हूं तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। अब ये कुछ ऑप्शन बच गए हैं, अब आप नजदीक चलिए इसके थोड़ा और। अगर 30% इतना है तो 3% कितना होगा? अगर 30% इतना है तो 3% के लिए एक इस तरफ डेसिमल लगाया, एक इस तरफ डेसिमल लगाऊंगा, 20.7 है। इनको जोड़ा, यहां से 3% है, यहां से 33% आ गया। अगर इसको जोड़ रहा हूं मैं, 9 7 16, 8 2 और 2, तो ये बिल्कुल इसके नजदीक पहुंच गया है, 228.6 हो गया है। 33% बिल्कुल नजदीक आ गया है, तो 33% से थोड़ा सा ज्यादा आंसर है मेरा, और ये मेरा आंसर है। ये बस मैंने अप्रोक्सीमेशन लगाया थोड़ा सा जल्दी करने के लिए। आप चाहें तो कुछ नहीं, ऊपर 2 0 लगाकर डायरेक्टली थोड़ी लॉन्ग डिवीजन कर सकते हैं, तभी भी आपका आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। A sum of x is divided between a b c। एक पैसा है x, a b c में बांटा है, इन द रेशियो a एंड b। a और b का शेयर का रेशियो बता रखा है 3:5। ठीक है जी। दैट ऑफ c एंड b, c और b का रेशियो बता रखा है कितना, 3:5, 3:7। इफ द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ a एंड c, a और c के शेयर का डिफरेंस बता रखा है 1320 रुपए। ठीक है जी। आपसे पूछा है कि x की वैल्यू बताओ कि कितना पैसा बांटा गया था। चलो थोड़ा सा शुद्ध भाषा में समझाता हूं आपको। x पैसा था हमारे पास, 3 बंदों में बांट दिया ए बी सी। आपको क्या क्या जानकारी दी? जब उनमें पैसा बांट दिया, ए के शेयर और सी के शेयर का डिफरेंस 1320 रुपए है, एक बात। ए और बी के शेयर का रेशियो 3:5 है, बी और सी के रेशियो का शेयर का रेशियो है 3:7। आपसे पूछा है कि कुल पैसा कितना बांटा गया था। पहले इन रेशियो को मर्ज करो एक बार के लिए, इकट्ठा निकालो इनका रेशियो। उसका तरीका क्या होता है, ए बी के नीचे ए बी का रेशियो लिखो, बी सी के नीचे बी सी का रेशियो लिखो। तो बी का रेशियो 7 है और सी का रेशियो 3 है। अब इसको यूं का यूं उठा के मत रख देना, गलती हो जाएगी। ऐसा एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए देता है। आप जल्दी जल्दी में यहाँ 3 लिख दोगे, यहाँ 7, आपका आंसर गलत हो जाएगा। बी के नीचे बी का रेशियो, सी के नीचे सी का रेशियो। अब जो जगह खाली है उनको भर दो। ये जगह खाली है इससे पहले 5 है, ये जगह खाली है इससे पहले 7 है, ये भर दो और गुणा कर दो। एक्चुअल में जो पैसा बांटा गया है वो इस रेशियो में बांटा गया है। अब ए का शेयर 21 यूनिट है, बी का शेयर 35 यूनिट है, सी का शेयर 15 यूनिट है। अगर मैं ए और सी के शेयर में डिफरेंस देखूं कितना है, तो 6 यूनिट का है, और इस 6 यूनिट की वैल्यू है मेरे पास ये। तो मैं बोलूंगा जी कि 6 यूनिट का मान है मेरा 1320। 1 यूनिट का मान होगा 13, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 220। आपसे पूछा था कुल पैसा, कुल पैसा इनमें बटा है, सारा जोड़ लो। ये हो गया है 71। 71 यूनिट का मान निकालो। तो 220 गुणा में 71, 0, 22 एकम 22, 22 सत्ते 154 और 156, 156 आ गया भाई, 2 जोड़ेंगे 15,620 आपका आंसर आ गया है। ये आपका आंसर है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। एक्स स्क्वायर रेशियो वाई इक्वल टू जेड रेशियो एक्स। रेशियो को हम डिवाइड में भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लिख लिया जी। ठीक है जी। मैंने क्या किया, y को उधर लेके चला गया,
y बराबर आ गया आपका x की पावर 3 बटे में z। ये बात आपको समझ आएगी भाई। रेशियो को मैं फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ, और अगर इस तरीके से फ्रैक्शन में लिखने से बीच में बराबर है तो वैल्यू को इधर उधर लेके जा सकता हूँ, ये ऊपर आ जाएगा, ये z नीचे चला जाएगा, y उधर चला जाएगा। ये एक इक्वेशन बना ली मैंने। अभी तक मुझे कुछ समझ नहीं आया, बस मैंने जो दिखा कर लिया अपनी तरफ से। आगे दिया गया 8y की 2 बराबर है z, 8y की 2 बराबर है z। इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर मैं z की जगह मान रख सकता हूं, मैं z की जगह मान रख सकता हूं। तो फिर मैंने थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ x को उधर भेजा, x की पावर 3 बटे में y बराबर z ऐसे रखा। भाई वो क्वेश्चन के अनुसार हमने अपना दिमाग नहीं लगाना। मुझे ये दिख रहा है कि दूसरी तरफ से यहाँ पर z का मान रखना आसान हो जाएगा, तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर z का मान निकाल लिया और उधर से यहाँ पर y का मान रख दिया। y बराबर है, z बराबर है, z बराबर है 8y की पावर 2 के, ये y उधर चला गया, x की पावर 3 बराबर आ गया 8y की पावर 3। ये बात आपको समझ आई या नहीं आई? मैंने क्या किया, मैंने देखा यहां पर था एक्स स्क्र डिवाइड बाई वाई, उधर था z डिवाइड बाई एक्स। पहले मैंने दोनों तरफ क्रॉस मल्टीपल करके देखा लेकिन काम नहीं बना। लेकिन जैसे ही मैंने दूसरी इक्वेशन की तरफ मेरी नजर गई तो मुझे दिख रहा है कि z बराबर 8y के स्क्वायर के बराबर है। तो यहां से अगर मैं z की वैल्यू निकाल लूं तो अगली बार मैं क्या करूंगा, z की जगह ये रख दूंगा और डायरेक्टली मुझे x और y की, मतलब x और y के मान में मुझे इक्वेशन मिल गई है। अब मेरे से जो पूछा है ना, वो भी x और y की टर्म में ही पूछा है। क्या पूछा है कि 5x प्लस में 3y डिवाइड में 3x माइनस में y किसके बराबर होगा। रेशियो को मैंने फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। अब आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना है, x और y के यहाँ पर मान रखने हैं। कैसे रख सकते हैं, देखिए दोनों तरफ क्यूब रूट कर दिया मैंने, x की पावर x की पावर 3 थी, क्यूब रूट किया तो x बच गया, इसका क्यूब रूट किया तो 2y बच गया। तो इसका मतलब जहां पर भी x लिखा हुआ है ना, मैं वहां पर 2y रख सकता हूं। मैंने यहां पर 2y रखा, 2y गुणा में 5 10y, 10y और 3y 13y आ गया जी। यहां पर मैं 2y रख सकता हूं, 2y गुणा 3y 6y, 6y में से एक गया 5y और y से y कट गया है, 13/5 आपका आंसर आ गया है। ये लीजिए जी। अच्छा लगा तरीका। बस मुझे एक ही लक्ष्य था मेरा, इन दोनों इक्वेशन में से, इन दो इक्वेशन में 3 वेरिएबल थे x y z, और मैंने आंसर देना है x और y के टर्म में। तो मैंने बस यहां से z हटाना था, x और y का मान लेना था, x और y का मान लिया, यहां रखा, आपका आंसर आ गया। There are three numbers such that if the average of any two of them is added to the third number, the sum obtained are 36, 28, 41 respectively. What is the average of the three given numbers? ये एक स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है आपका एवरेज का, जिसमें आपके 3 नंबर का जिक्र होता है। ये क्वेश्चन हर बार किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान से समझेंगे इसको एक बार। वो ये कह रहा है कि आपके पास 3 नंबर है, अगर 3 में से कोई भी 2 नंबर लूं मैंने पहले 2 नंबर ले लिए, कोई भी 2 नंबर लूं, उनका एवरेज निकाल लूं। एवरेज कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़कर 2 से भाग किया। कोई भी 2 नंबर लूं और उनका एवरेज निकाल लूं, और एवरेज निकालकर तीसरा नंबर जोड़ दूं, तो मुझे प्राप्त होगा 36। आपको होगा कि सर 36 क्यों लिया, 28 क्यों नहीं ले लिया? बेशक 28 ले लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने तीनों सिचुएशन रखनी है। फिर मैं क्या करूंगा, अब इसको छोड़ दूंगा, फिर 2 नंबर ले लूंगा। अगर मैं अगले 2 नंबर का एवरेज लूं और पहला नंबर जोड़ दूं, तो मुझे प्राप्त होता है 28। अब मैं क्या करूंगा, अब मैंने इन दोनों को लिया, इन दोनों को लिया, अब इनको लूंगा, पहले को और तीसरे को। मैंने पहले और तीसरे नंबर को ले लिया और फिर 2 से भाग किया, और अब की बार दूसरा नंबर जोड़ दिया, तो मुझे प्राप्त होता है 41। ये क्वेश्चन में वो ये कह रहा है, आपको डिटेल से लिख के बता दिया, ट्रिक व्रिक नहीं बताया करता मैं, डिटेल बता देता हूं, ट्रिक आप खुद बना लोगे। वो ये कह रहा है कि कोई भी 2 संख्या जोड़ो, उनका एवरेज निकाल लो, तीसरी जोड़ दो, तो ये संख्याएं प्राप्त होती हैं। तो मैंने तीनों सिचुएशन देख ली, इन 2 को जोड़ के
इन दो का एवरेज निकाल के तीसरा जोड़ा ये मान लिया, फिर अगली दो का एवरेज निकाल के इसको जोड़ा ये मान लिया, पहली और तीसरी का एवरेज निकाल के दूसरा जोड़ा ये मान लिया। अब यहाँ से तीनों की इक्वेशन आएगी, और वो कैसे आएगी मैं बता देता हूं। मैंने क्या किया, पहली इक्वेशन को 2 से गुणा कर दिया, इसको 2 से गुणा किया तो क्या आएगा, पहला नंबर प्लस में दूसरा नंबर और प्लस में 2 गुणा तीसरा नंबर और बराबर 72। ये बात आपको समझ आ गई। इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये एज इट इज रहेगा, बस नीचे से 2 हट जाएगा। इसको 2 से गुणा करूंगा तो तीसरा नंबर गुणा में 2 जाएगा, तीसरे नंबर का 2 गुणा हो जाएगा, इसका 2 गुणा किया 72। बस इनके साथ भी ऐसे ही करेंगे और यहाँ रखेंगे और जोड़ देंगे। बस यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पहले नंबर का 2 गुणा हो जाएगा, बाकी ये दोनों नंबर एज इट इज रहेंगे और इसका 2 गुणा हो जाएगा। यहां पर क्या होगा, दूसरे नंबर का 2 गुणा हो जाएगा, बाकी नंबर एज इट इज रहेंगे और इसका 2 गुणा हो जाएगा। बस इन तीनों इक्वेशन को जोड़ दो, आपका आंसर आ गया। अब यही ट्रिक बना देते हैं लोग कि ये वाला जो मैंने लिख के बताया है, यही ट्रिक करके इसको आंसर बना के आपको चिपका देते हैं। जोड़ेंगे क्या होंगे, 4 गुणा पहला नंबर, 4 गुणा दूसरा नंबर, 4 गुणा तीसरा नंबर और इधर इनको 10, 16 और 5 21, ये आ गया जी। अगर मैं 4 से पूरी इक्वेशन को भाग कर दूं तो पहला नंबर जमा में दूसरा नंबर जमा में तीसरा नंबर बराबर आ गया 210/4। अब आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा था उन तीनों नंबर का एवरेज। एवरेज कैसे निकलेगा, उन तीनों नंबरों का जोड़ बटे में 3। अगर मैंने इस तरफ 3 किया, इस तरफ भी 3 कर दो, इसको हल करो, आपका आंसर आ गया। 12 से 210 को भाग करना है, 12 की तो हमें टेबल ही आती है, ऐसे ही कर लेंगे। 12 एकम 12, बचेंगे आपके 9, 12 7 84, 12 पंजे 60। ये लो जी। अब इसको डिटेल मेथड कहो, इसको ट्रिक कहो, जो आपका मन करे वो कहो। A certain sum amounts to rupees 7,404 in 3 years. कोई एक certain sum amounts to 7,404 in 3 years. ये बोल रहा है, क्या कह रहा है कि कोई पैसा 7,404 हो जाता है 3 वर्ष। कहने का मतलब ये मिश्र धन है, अमाउंट है, ठीक है जी। एंड टू 9,510, यही पैसा, एंड लगा के लिखा है, इसका मतलब इसी पैसे की बात चल रही है। यही पैसा 9,510 हो जाता है कितने सालों में, 7.5 सालों में, ठीक है जी। एट द सेम रेट परसेंट पर एनम, दर सेम है, बोथ एट सिंपल इंटरेस्ट। भाई देखो, समय अलग अलग है, बस समय अलग अलग है, सिर्फ दर भी वही है और पैसा भी वही ब्याज पर दिया गया है और साधारण ब्याज की दर से दिया गया है। आपसे पूछा है कि वो ब्याज की दर बताओ क्या होगी, पहले मूलधन निकालना पड़ेगा तभी ब्याज की दर निकाल सकते हैं। साधारण ब्याज का एक ही बात लिख लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है, प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है। क्यों लिख दिया यहाँ, आपको टेलीग्राम में ये सीट मिलेगी, याद रहेगा। अगर प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है तो ये 3 साल का है, ये 7.5 साल का है, और डिफरेंस कितने साल का हो गया, 4.5 साल का बच गया बीच में। 4.5 साल का ब्याज कितना आ गया वो देख लो, कभी आप कंफ्यूज हो जाए यहाँ पर। ये लो जी, 4.5 साल कहाँ से आए जी, 4.5 साल, 7.5 में से आपके 3 वर्ष घटा दिए, 4.5 वर्ष का ब्याज आ गया। इनको आपस में माइनस किया, 0 6, 10 में से 4 गए 6, 5 में से 4 गया 1, 9 में से ये बच गया जी आपका 2106 रुपए ब्याज आया 4.5 वर्ष का। 1 वर्ष का निकालना हो तो जी, 1 वर्ष का निकालना हो तो ये भागे हो जाएगा क्योंकि प्रत्येक वर्ष का बराबर है जी। कर लो भाग इसको, 15 से काट दो, 15 से काट लो, 15 3 45, कितना बच गया ऊपर। 15 से काटने का पंगा नहीं लेते भैया हम, डेसिमल हटा देते हैं पहले। ये लो जी, अब काटते हैं, 9 से काटो, 5 से काटो पहले, 5 9 45, 5 4 20, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10,
9 4 36, बच गए हैं 6, 9 6 54, बच गए हैं आपके 7, 9 8 72। एक वर्ष का ब्याज आ गया आपका 468। एक वर्ष का ब्याज आपका 468 आ गया है। ठीक है जी। 3 वर्ष का कितना होगा? अगर 3 वर्ष का निकाल दूं तो यहां से मूलधन आ जाएगा मेरा। 3 से गुणा कर दिया इसको, 3 अट्ठे 24, 3 6 18 और 2 20, 3 चौके 12 और 2 14, ये आ गया। इसको इसमें से घटाया, ये 6000। प्रिंसिपल पूछा जाता तो 6000 है। ब्याज की दर निकालने का तरीका वो होता है, ये इसका कितना प्रतिशत है? 468 6000 का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत में बदलने के लिए एक 100 से गुणा कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई जी। काट लो इसको, 60 से भाग कर लो डायरेक्टली, क्या ही फर्क पड़ता है, या कट रहा है? 4 से काट लो, चलो फिर। 15 चौके 68, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 7 28, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 15 सत्ते 105, बस ये 12, 15 अट्ठे 120, ये लीजिए जी। जब बात करता हूं तो ये अट्ठू सत्तू जो निकल के आते हैं, ये हमारी हरियाणवी भाषा है, ये हमारे तन बदन में बसी हुई है। कितनी ही शुद्ध हिंदी बोलता रहूं मैं, जब डिवाइड करूंगा तो ये अट्ठू सत्तू 56, ये सारे वर्ड सुनने के लिए मिलेंगे आपको, तो आप तुरंत समझ जाना कि मैं हरियाणा से हूँ। चलिए, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर द सेकंड ईयर एंड द थर्ड ईयर is 3960 and 4356 respectively at the same rate percent per annum compounded yearly. The sum and rate of interest are respectively. दो चीजें पूछी हैं कि आप वो पैसा भी बताओ और ब्याज की दर भी बताओ। क्वेश्चन में क्या बताया गया कि कुछ पैसा है जिसको सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दिया गया है, ब्याज आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है और ईयरली कंपाउंड होता है, और आपको बताया गया कि दूसरे वर्ष का ब्याज इतना है, तीसरे वर्ष का ब्याज इतना है। जब आपको एक तो ये बोला जाता कि दूसरे वर्ष का ब्याज इतना है, तीसरे 2 वर्षों का ब्याज इतना है, 3 वर्षों का ब्याज इतना है, वो अलग बात है। वो ये कह रहे हैं कि दूसरे वर्ष का ब्याज इतना है और तीसरे वर्ष का ब्याज इतना है, ये बात अलग है। आपने ये ट्री मेथड से हल करना पड़ेगा। ट्री मेथड क्या कहता है? ट्री मेथड ये कहता है कि यहां पर रहेगा जी प्रिंसिपल, जितने वर्ष हैं उतनी लगाई जाएंगी एरो, यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट रखेंगे हम जो भी होगा, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम सबसे पहले निकाल लेंगे साधारण ब्याज। मूलधन पर सबसे पहले लगता है साधारण ब्याज, पी का R% निकाल लूंगा, मैंने ये मान लिया ए आएगा। फिर हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज निकालने के बाद चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे। पहले वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है ब्याज के ऊपर ब्याज लगना, लेकिन इससे पहले मेरे पास कोई ब्याज नहीं था। फिर मैं क्या करूंगा, दूसरे वर्ष के पास जाऊंगा मैं। जैसे मैं दूसरे वर्ष पर गया तो मैंने मूलधन पर जो आपका प्रिंसिपल था उस पर तो ब्याज लगा लिया है ये, लेकिन इससे पहले एक और ब्याज रखा हुआ है, इसके ऊपर ब्याज लगाऊंगा मैं। इसके ऊपर मैंने ब्याज लगाया, किस रेट से? इसी रेट से, और यहां से वो ब्याज आ गया 1 मिनट के लिए 20 रुपए। ठीक है जी। फिर मैं तीसरे वर्ष पे गया तो मैंने इस प्रिंसिपल पर तो ब्याज लगा दिया, लेकिन इधर मुझे 3 ब्याज नजर आ रहे हैं, इनके ऊपर भी लगाना है। ए के ऊपर जब मैंने R% से निकाला था तो बी आया था, यहाँ पर भी बी आएगा, इसका भी बी आएगा, लेकिन जब मैं इस पर ब्याज लगाऊंगा ना R% से तो वो मैंने सी मान लिया। ये अलग अलग अमाउंट है तो मैंने ABC करके नाम रख दिया इनका। अब ये पहले वर्ष का आपका साधारण ब्याज भी यही है और चक्रवृद्धि ब्याज भी यही है। ये आपका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है और ये आपका तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है। ये बात आपको समझ आई? अब ये दूसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है आपका वो कितना है? दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है आपका, इसको हटा रहा हूं यहां से 1 मिनट के लिए, वो 3960 रुपए है इसकी वैल्यू, और तीसरे वर्ष का ब्याज है इतना। जब आप इनका डिफरेंस करोगे, वो जो डिफरेंस आएगा ना वो ब्याज इस ब्याज के ऊपर लगा हुआ है। मैंने बताया था कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है। अगर ये ब्याज में डिफरेंस आ गया है ना तो वो किस वजह से आया? इस ब्याज के ऊपर ये ब्याज और लग गया है, ये डिफरेंस है, ये वो डिफरेंस आ जाएगा। कितना है जी? इनको आपस में घटाया, 6 में से 0 गया 6।
ठीक है जी। 15 में से 6 गई, 12 में से 9 गई थी। ये लीजिए जी, ये जो ब्याज आया है ना, ये इस ब्याज के ऊपर ब्याज लगा है, ये इस ब्याज के ऊपर ब्याज लगा है। बस यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा आपका। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे आ गया जी? रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया जी, पैसा था मेरा 3,960, उस पे एक वर्ष में ब्याज लग गया 396, और इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा किया, तो इसको इससे काट दिया, एक जीरो से एक जीरो काट दी, 10% ब्याज की दर आ गई। एक तो ब्याज की दर 10% आ गई है, तो ये दो ऑप्शन तो हमारे हट गए, ये दो बच गए। अब क्या किया जाएगी, अब उसको कैसे निकाला जाए? अब आप ऐसे समझेंगे, देखो जी, ये जो ब्याज लगा है, ये जो इसके अंदर ब्याज है ना, इसमें क्या क्या है? एक तो इसमें साधारण ब्याज है जी, इसके अंदर एक तो साधारण ब्याज है, और एक और ब्याज लगा हुआ है। कहने का मतलब इसमें एक 10% ब्याज और एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है। यहां से यहां तक ये 10% ब्याज और एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है। अगर इसमें से मैं वो 10% ब्याज हटा दूं तो मेरा मूलधन आ जाएगा। अगर ये सारी बातें समझनी है, ये एक और तरीका है। 10% है आपका, वो 10% यहां से रखते, पहले आप यहां से मूलधन मान लो, इसको अलग लिख लो। ये लो, थोड़ा और आसान करने के लिए बता रहा हूं आपको, इनको भूल जाओ। अब ये है 3 वर्ष का ट्री है, यहां पर अपनी तरफ से मूलधन मान लो। मैंने क्या किया, इसका फ्रैक्शन बनाई और इसका पावर 3 करके मूलधन मान लिया 1000। आपको हो गया कि सर ये ऐसा डॉक्टर ने बता रखा है ऐसे ही करना है? जी नहीं, ऐसा करने का फायदा सिर्फ ये है, इसमें कहीं भी डेसिमल नहीं आएगा। मैं इसका जब भी 10% निकाल लूंगा, हर बार एक इंटीजर आएगा। परसेंटेज की फ्रैक्शन बनाई और बेस की उतनी ही पावर कर दी जितने मेरे वर्ष थे। अब क्या करना है, बस सभी की वैल्यू निकाल लो इनकी। यहाँ पर ये वैल्यू मैंने खुद से निकाल रहा हूँ कंपैरिजन करने के लिए। बस पहले 10% निकालो, साधारण ब्याज आ जाएगा। इसका 10% आ गया 100 जी, इसका 10% आ गया 100, इसका 10% आ गया 100। अच्छा जी, अब क्या किया जाएगा जी, ये ब्याज किस पे लगेगा जी? इस पे लगेगा, अभी बताया था। इसका 10% 10, ये दोनों ब्याज किस पे लगेंगे? इन दोनों पे लगेंगे, 10-10 आएंगे, क्योंकि बी की वैल्यू 10 है। ये सी, इसके ऊपर ब्याज लगेगा 1 आएगा जी। सबकी वैल्यू निकाल देंगे, किसी का कंपैरिजन कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। बताओ क्या जा रहा है। अब मैं ये कहूंगा, यहाँ पर ये कितना आ गया है? 110 आ गया है, 100 प्लस 1 110, 110 की वैल्यू दे रखी है, बस आपका आपका आंसर आ गया। मैं कहूंगा 110 यूनिट की वैल्यू आपकी 3960 रुपए है जी। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जीरो से जीरो कटी, 11×3 = 33, 11×6 = 66, 36 आ गया। आपने निकालना था मूलधन, मैंने 1000 मांगा था, 1000 यूनिट की वैल्यू 36,000 आ गई। देखो ये सबसे अच्छा तरीका है, थोड़ा सा टाइम लग गया लेकिन हमने बेस्ट तरीका खोज लिया, ताकि कुछ भी कंपैरिजन करते टाइम दोबारा परसेंटेज निकालते समय गलती ना हो। A sum of money becomes double of its in 7 years. एक पैसा डबल हो जाता है 7 वर्षों में एट ए सर्टेन परसेंट पर एनम ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 टाइम्स हो जाता है 7 ईयर्स में। फिर आगे क्या बोला गया? कंपाउंडेड एनुअली, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। इन हाउ मैनी ईयर्स विल इट बिकम 8 टाइम? 8 टाइम कितने समय में हो जाएगा? 8 टाइम मतलब 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितने समय में हो जाएगा? आप हमेशा ध्यान रखेंगे, पैसा कितना गुणा हो जाएगा, तो वहां पर आपसे अमाउंट की बात पूछी जा रही है। ये पूछा जा रहा है कि प्रिंसिपल से अमाउंट कितना गुणा हो जाएगा। वो ये कह रहा है कि प्रिंसिपल से अमाउंट 2 गुणा हो गया है, कितने वर्षों में? 7 वर्षों में। ये आगे ऐसे ही चलेगा। आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है उसमें जो अमाउंट होता है ना, वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है। तो मैं ये कहूंगा कि अमाउंट अगर 2 गुना हुआ है 7 वर्षों में, तो आपका 4 गुना 14 वर्षों में हो जाएगा। आपका 8 गुना, 2 गुना बढ़ा रहा हूं मैं, इधर भी 2 गुना बढ़ा रहा हूं, 21 वर्षों में हो जाएगा। ये लीजिए 21 वर्ष आपका आंसर है। ये तो था डिटेल में था।
भाई मुझे पता है अगर मूलधन 2 गुणा 7 वर्षों में हो गया है तो अब 2 2 गुना बढ़ता रहेगा हर 7 वर्षों में। तो मैं कहूंगा 4 गुना हो जाएगा 14 वर्षों में, 8 गुना हो जाएगा 21 वर्षों में। या फिर यहां पर ऐसा करते हैं, 2 की पावर 1 हुआ 7 वर्षों में। आगे बेस सेम रखना है, यहां 2 है तो यहां भी 2 बनाओ। पावर कितनी है 3, पावर को समय के साथ गुणा कर दो, 21 वर्ष। बस ये मैंने बार बार ये गोलधारे लगाने की बजाय एक छोटा तरीका बता दिया आपको। द एवरेज हाइट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 148.5 सेंटीमीटर। क्लास में कितने बच्चे हैं हमें पता नहीं है, उनकी हाइट का एवरेज बता दिया हमारे को। कितना कि उनकी एवरेज हाइट जो है ना वो इतनी है। ठीक है जी। When 12 स्टूडेंट ऑफ एवरेज हाइट 146 लीव द क्लास, इनमें से 12 स्टूडेंटों ने क्लास छोड़ दी और जिनका एवरेज हाइट जो था वो 146 सेंटीमीटर था। अब आप ये बताइए इससे एवरेज कम होगा या ज्यादा। पहली बात तो इस बात को कभी ध्यान में मत रखना कि स्टूडेंट जाने से एवरेज कम ज्यादा होता है, नहीं, स्टूडेंट के जाने से कम ज्यादा नहीं होता एवरेज। एवरेज कम या ज्यादा तब होता है कि अगर आपके एक्स स्टूडेंटों की हाइट जो एवरेज 148.6 सेंटीमीटर है, अगर जो लड़के गए उनका एवरेज इस एवरेज से ज्यादा है, अगर वो इससे ज्यादा एवरेज वाले बच्चे चले गए तो एवरेज कम हो जाएगा। अगर जो बच्चे गए उनकी एवरेज हाइट इससे कम थी तो एवरेज बढ़ जाएगा। ये बिल्कुल उस तरीके से है कि यहां पर सभी लड़के इतना इतनी हाइट लेकर बैठे हैं। अगर सबकी एवरेज हाइट 148.5 सेंटीमीटर है तो सभी 148.5 सेंटीमीटर हाइट लेकर बैठे हैं। अब अगर कुछ लड़के उतनी ही हाइट लेकर चले जाएं तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये 12 बच्चे क्लास छोड़कर जाते और इनका सभी का एवरेज हाइट 148.50 सेंटीमीटर होता तो ये एवरेज इतना ही रहता। लेकिन अगर वो ज्यादा लेकर चले गए तो कहां से लेकर गए, इसका मतलब दूसरे बच्चों से लेकर चले गए। उनके पास तो 148.5 ही था, इसका मतलब अगर वो इससे ज्यादा लेकर चले गए तो बाकियों का भी लेकर चले गए और एवरेज कम हो जाएगा। लेकिन अगर वो 148 से भी कम लेकर चले गए, इसका मतलब वो अपना भी छोड़कर चले गए तो एवरेज बढ़ जाएगा। और वो तो बेचारे अपना भी छोड़कर चले गए हैं। कितना छोड़कर चले गए हैं जी, वो हर एक बंदा 2.5 सेंटीमीटर छोड़ के चला गया, 2.5 सेंटीमीटर कम लेके गया हर एवरेज। अगर एवरेज 2.5 सेंटीमीटर छोड़ के गया मतलब हर बच्चा छोड़ के चला गया और 12 बच्चे छोड़ के गए हैं जी। तो 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 30 सेंटीमीटर छोड़ के चले गए। तो अब ये 30 सेंटीमीटर क्या होगा जी, ये 30 सेंटीमीटर इन सभी बच्चों में बटेगा। अगर वो छोड़कर चले गए तो कद्दू कटेगा तो सभी में बटेगा, सभी को एवरेज में, सभी की एवरेज हाइट में थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। अब आगे क्या कह रहा है वो, देन एवरेज हाइट ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास इंक्रीज बाय 1.5 सेंटीमीटर। इस वजह से एवरेज हाइट जो है वो 1.5 सेंटीमीटर बढ़ गई। उन्होंने ये भी बता दिया कि हर एक बच्चे की हाइट कितनी बढ़ी, कितनी बढ़ी 1.5 सेंटीमीटर बढ़ी। तो बताओ क्लास में कितने स्टूडेंट थे स्टार्टिंग में, मैंने अभी बताया आपको कि ये जो है सभी बच्चों में बटेगा, सभी बच्चों में बटेगा, 30 सेंटीमीटर सभी बच्चों में बटेगा। अब बच्चे कितने बचे हुए हैं, बच्चे बचे हुए हैं जी सारे एक्स थे, अब 12 चले गए, इतने बच्चे बचे हुए हैं। 30 सेंटीमीटर अगर इतने बच्चों में बांट दूं तो सभी को उतना ही मिलेगा जितना बड़ा है। अगर मैं 30 सेंटीमीटर सभी बच्चों में बांटूं तो उतना ही मिलेगा सबको जितना बड़ा है। तो बस हल कर दो, एक्स की वैल्यू निकाल दो, उधर गुणा कर दो इसको, या फिर आप चाहो तो 15 से काट भी सकते हो। चलो काट देता हूं, थोड़ा आसान हो जाएगा। 15/10 कर दिया तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब क्रॉस मल्टीपल कर दिया, 20 बराबर आ गया x माइनस 12, ये इधर चला गया, 32 बराबर x आ गया जी। 32 लड़के थे जी। ये लो जी, कैसा लगा मेरा तरीका, आई होप आपको अच्छा ही लगा होगा। पाइप ए कैन फिल 1/3 पार्ट ऑफ ए टैंक इन 6 आवर। ए जो है ना वो एक पाइप, एक टैंक का 1/3 पार्ट यानी कि तीसरा हिस्सा 6 घंटे में भरता है।
तो पहले ये बताओ पूरे टैंक को कितने में भर देगा। अगर तीसरा हिस्सा 6 घंटे में भर रहा है तो पूरा कितने में भरेगा, इसको उधर गुणा कर दो, पूरे को ए 18 घंटे में भरता है, इसको इधर गुणा कर दिया, पूरे टैंक को ए पाइप 18 घंटे में भरता है। बी कैन फिल 40% पार्ट, 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5, इतने पार्ट टैंक जो है वो 8 घंटे में भरता है बी। तो बी पूरे को कितने में भर देगा, इसको उधर जाके पलट के गुणा कर दो, 2 × 4 = 8, 4 × 5 = 20, 20 घंटे में भर देगा। ये कैसे है, मैं यहां पर ये कह रहा था कि वो एक पार्ट, टोटल टैंक 3 पार्ट का मान लिया उसने, उसमें से एक पार्ट 6 घंटे में भर रहा है, तो 3 पार्ट भरेगा, 3×6 = 18। यहां पर उसने पूरा टैंक 5 पार्ट में मान लिया, 2 पार्ट 8 घंटे में भर रहा है, एक में एक कितने में भरेगा, 4 घंटे में, 5 कितने में भरेगा, 20 घंटे में। तो ए जो पाइप है टैंक को 18 घंटे में भरता है, बी जो है वो 20 घंटे में भरता है। सी इज एम्प्टिंग पाइप, सी एक और पाइप है जो पानी बाहर निकालने वाला है, मैं इस बात को याद रखूंगा कि सी जो है वो पानी बाहर निकालने वाला है, ठीक है जी। When all the 3 pipes are opened for 9 hours, तीनों पाइपों को 9 घंटे के लिए खोल दिया, बहुत अच्छी बात है जी, ठीक किया। और 7/20 पार्ट टैंक का फिल हो गया 9 घंटे में। आप ऐसे समझेंगे कि ये पूरा टैंक भरा हुआ था, ये पूरा टैंक है, इसमें तीनों पाइप एक साथ खोल दिए, अब ये 2 तो भरेंगे और सी खाली करेगा। 9 घंटे बाद पता चला, 9 घंटे बाद 7/20 पार्ट भर गया है। और अब आपसे आगे क्या पूछा, फिर आपसे पूछा कि सी अकेला भरे हुए टैंक को कितने समय में खाली कर देगा। चलिए जी ठीक है, पहले मैंने क्या किया, टैंक की कैपेसिटी मान ली, इनका एलसीएम, इनका एलसीएम कितना आता है जी, इनका एलसीएम 180 आता है मेरे ख्याल से, 180 आता है जी, ये लो जी। मैंने ये मान लिया कि टैंक की जो कैपेसिटी है ना वो 180 यूनिट है जो टैंक भरना है। अगर ए उसको 18 घंटे में भर देता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 18 से इसको भाग कर दिया, 10 यूनिट भरेगा। अगर बी उसको 20 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 9 यूनिट भरेगा। देखो मैंने क्या किया, पहले तो ये पता चला कि ए उसको 18 घंटे में भरता है, बी उसको 20 घंटे में भरता है, उस टैंक की कैपेसिटी मान ली, जो ये टैंक है ना जो हमने भरना है, इसकी कैपेसिटी 180 यूनिट मान ली। अगर ए 18 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में 10 यूनिट भरता है, बी 20 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में 9 यूनिट भरता है, दोनों एक साथ खोल दिए जाएं तो 19 यूनिट भरते हैं ये 19 यूनिट भरते हैं मिलकर। अब आप ये बताइए 9 घंटे में कितना भरेंगे ये दोनों, तीसरे को छोड़ दो, तीसरा तो खाली करने पे लगा हुआ है, वो तो कर ही देगा। अब आप ये बताओ ये 19 यूनिट अगर 1 घंटे में भरते हैं तो 9 में कितना भरेंगे, 9 से गुणा कर दिया, 19 × 171। अगर ये दोनों भाई लगे रहते तो 9 घंटे में 171 यूनिट भर देते, लेकिन टैंक कितना भरा, सिर्फ 7/20 यूनिट भरा, इसका 180 का सिर्फ 7/20 पार्ट ही भरा, सिर्फ 63 यूनिट ही भरा। अब क्या हुआ होगा जी, इन दोनों ने मिलके तो 171 यूनिट भरा 9 घंटे में, लेकिन उस भाई ने 9 घंटे में कुछ खाली कर दिया और तब आया ये बचा हुआ 63। अब ये x उधर चला गया, ये इधर आ गया, ये इधर घट जाएगा, इसमें से 11 में से 3 गए 8, यहां पर बच गया मेरा 6, 0 और 1। वो जो खाली करने वाला पाइप है ना सी, वो 9 घंटे में 108 यूनिट खाली कर देता है, 108 यूनिट आया, और ये 9 घंटे का आया है, 1 घंटे का कितना आएगा, 9 से भाग करो इसको, 9 से भाग कर दिया तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 12 यूनिट खाली करता है जी, ये पता चला, 12 यूनिट खाली करता है सी 1 घंटे में, पूरे टैंक को कितने समय में खाली कर देगा, पूरा टैंक 180 यूनिट का है, वो 1 घंटे में 12 यूनिट खाली करता है, 15 घंटे में खाली कर देगा। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है जी। इस शिफ्ट में थोड़े अच्छे क्वेश्चन है भाई, टाइम थोड़ा ज्यादा लग गया। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, ए और बी
मिलकर काम को 15 दिनों में करते हैं, ठीक है जी। बी और सी टुगेदर कैन डू द सेम वर्क इन 12 डेज। बी और सी मिलकर काम को 12 दिन में करते हैं, ठीक है जी। सी एंड ए कैन टुगेदर डू इट इन 10 डेज। ए और सी कैन डू इट इन 10 डेज, ठीक है जी। ए अलोन कंप्लीट 1/4 ऑफ द वर्क। ए जो है ना वो काम का 1/4 हिस्सा पूरा करता है। बी अलोन कंप्लीट 3/8 ऑफ द वर्क। बी जो है ना बी वो 3/8 करता है। द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय सी। और फिर सी बचा हुआ काम करता है। बचा हुआ काम कितना बच गया, इन दोनों को जोड़ो, एक में से घटाओ। टोटल काम, टोटल मैंने मान लिया एक काम था, इन दोनों को जोड़ा तो यहां पर 8 ऊपर 2, 5/8 इनको जोड़कर, तो इनको आपस में घटाया तो 3/8 आ गया। तो मुझे पता चला कि सी ने भी 3/8 यूनिट काम किया है। ये मैंने पहले उनका काम निकाला है। उसने खुद बताया कि ए अकेला 1/4 यूनिट काम करता है उसमें से, बी उसमें से 3/8 काम करता है, सी उसमें से 3/8 काम करता है। ये मैंने निकाल लिया जी। चलो जी, इसको तो मिटाना पड़ेगा भाई। इसको यहां लिख देता हूं इस तरफ कि 1 माइनस मैंने 5/8 किया और 1/3/8 आया और ये है, ठीक है। अब आगे, अब मैंने क्या किया, अब मुझे उस टोटल काम मानना है। मैं टोटल काम मानता हूं। क्या मानना चाहिए, वैसे तो मैं इनका एलसीएम मानता हूं। अब की बार मैं इनका एलसीएम मानने की भी कोशिश करूंगा। एक ऐसी बड़ी वैल्यू रखूंगा यहां जो इनसे भी भाग हो जाए और इनसे भी भाग हो जाए। तो यहां से तो भाग होने का मतलब ये है 8 से भाग हो जाए। यहां पर इनका एलसीएम आता है 60, लेकिन 60 8 से भाग नहीं होगा, तो मैंने इसको 2 से गुणा करके 120 रख लिया। हम काम अपनी, टोटल काम अपनी तरफ से मानते हैं, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी मान सकते हैं। मैंने 120 इसलिए माना ताकि कोई भी फ्रैक्शन ना पड़े। मैंने माना टोटल काम 120 यूनिट है। अगर टोटल काम 120 यूनिट है तो बताओ ए और बी मिलकर एक दिन में कितना कर देंगे, 15 8 120, 8 यूनिट करेंगे। बी और सी कितना कर देंगे, 12 दाया 120। ए और सी कितना कर देंगे, 12 यूनिट। मुझे पता चला कि ए और बी मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, बी और सी मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, ए और सी मिलकर एक दिन में कितना करेंगे। अब आपसे पूछा क्या है, इन हाउ मैनी डेज इज द होल वर्क कंप्लीटेड। ये काम कितने समय में खत्म हुआ, बस ये पूछा है। अब मैंने क्या किया, इधर इन सभी को जोड़ा तो 2 बाहर ए जमा बी जमा सी आ गया। अगर मैं इनका एक एक दिन का काम जोड़ता हूं तो ये 30 आ गया है। तो मुझे पता चला कि इनका जोड़ 30 यूनिट काम के बराबर आता है। ए बी सी किसके बराबर आ गया, ए बी सी बराबर आ गया जी 15 यूनिट के। मुझे पता चला कि वो तीनों मिलकर एक दिन में 15 यूनिट काम करते हैं। अगर वो तीनों मिल जाएं तो एक दिन में 15 यूनिट काम करते हैं। अब आप ये बताइए, इसने भी 3/8 काम किया, इसने भी 3/8 काम किया, दोनों ने मिलकर काम किया। क्या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं क्योंकि दोनों ने बराबर काम किया है। इसने भी 3/8 काम किया, इसने भी 3/8 काम किया। क्या मैं ये चेक कर सकता हूं ये मिलकर इस 3/8 काम को कितने देर में कर सकते हैं, या उनकी कैपेसिटी अलग अलग हो जाएगी, उनकी कैपेसिटी अलग अलग हो जाएगी। अब क्या किया जाए, इस जो ये काम का भाग है ना इसको यूनिट में बढ़ा लो। कैसे, इस काम का 1/4 कितना बढ़ेगा, इसका 1/4 निकाल लूं तो 4 × 12, 30 यूनिट काम किया ए ने। 30 यूनिट काम को करने में ए कितना समय लेगा, तीनों मिलकर एक दिन में 15 यूनिट काम करते हैं। ए एक दिन में कितना काम करेगा, ए बी और सी का काम घटा दो, 12 घटा दिया इसमें से, वो 3 यूनिट करता है। बी कितना करेगा, ए और सी का घटा दिया 5 यूनिट करता है। सी कितना करेगा, ए और बी का घटा दिया तो 15 तो 15। ऐसे कैसे कर दिया मैंने, कुछ गलती कर दी क्या भाई। 15 8 120, 12 और 8 20 और 3 30, ठीक है। 2 से इसको भाग किया 15 आ गया है, ये भी सही है। तो अगर हम ए और बी का काम घटाते हैं तो सी का काम 0 तो नहीं आ सकता भाई। मैंने कहीं गलती कर दी है भाई, एक बार आप नोट करें अगर कहीं नजर आती है आपको तो।
अच्छा मैं 15 क्यों 8 को घटाना था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं गलती सोच गलत रहा हूँ। ए बी सी का तीनों का काम 8 15 यूनिट है, ए और बी का 8 है, 15 में से 8 गए 7 यूनिट आया। ये लीजिए जी, सभी का एक एक दिन का काम निकाल दिया। अब ये बताइए, ये 30 यूनिट काम ए कितने दिन में करेगा? ए 10 दिन में करेगा भाई, 10 दिन आगे जी। ठीक है जी, ये 3/8 काम, इसका 3/8 कितना होगा? 8 से इसको काटूं, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 15, 15 ये 45 यूनिट यहाँ पर है, 45 यूनिट यहाँ है, इनका भी समय निकाल लो। बी 45 यूनिट काम करने में कितना समय लेगा? बी 5 से इसको भाग कर दिया, 9 दिन लेगा जी। ठीक है जी, इस 45 यूनिट को सी कितने दिन में करेगा? तो 45/7, इसको बाद में देखेंगे, इनको जोड़ दिया, 19 प्लस में 45/7 आंसर आएगा। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, 7 6 42, बच गए हैं आपके 3। ये आंसर आएगा। भाई ऑप्शन में कहीं ना कहीं गलती होगी, मैंने आंसर पूरा ठीक निकाला है। क्वेश्चन में कहीं गलती है, मैंने अपनी तरफ से ठीक निकाला है, और फिर मैं इसको और ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कहीं कैलकुलेशन में कुछ गलती कर दी है तो पता नहीं, अदरवाइज पूरे क्वेश्चन को हल करने का तरीका आपका यही है। आपने इसको एक बार दोबारा चेक कर लेना है अगर मैंने कहीं गलती कर दी है, अदरवाइज यही इसका आंसर होना चाहिए। आगे है, ए मैन कवर 30% ऑफ हिज जर्नी एट ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। वो ये कह रहा है कि एक बंदे ने अपनी 30% जर्नी जो है ना, वो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय की। ठीक है जी, आगे बोला फिर 45% जर्नी, ठीक है जी, एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय की। ठीक बात है जी। रेस्ट ऑफ कितनी बच गई? 100% थी, 25% बची हुई है, 25% को x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय किया। ठीक है जी, इफ हिज एवरेज स्पीड एट इंटायर जर्नी इज 40 किलोमीटर पर आवर, और पूरी स्पीड जो बनी उसकी एवरेज स्पीड वो 40 किलोमीटर पर आवर बनी, तो बताइए x की वैल्यू क्या है? ये तो निकाल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। समय निकाल देंगे और समय को बराबर करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आप क्या करो, इसको एक बार काट दो, रेशो में ले आओ इसको, परसेंटेज से तीनों परसेंटेज कट गए हैं, इसको काटा मैंने 5 6 30, 5 9 45, 5 5 25। अब मुझे यहां पर ऐसी वैल्यू रखनी है कि 45 से और 30 से भाग हो जाए, तो 45 और 30 का एलसीएम निकाल लो। 45 और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा? ये है आपका 15 3 45, 15 दूनी 30, 90 आ गया है। तो 90 से इन सभी को गुणा कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेशियो था ऊपर, मैंने उनको 90 से गुणा कर दिया। पहले टोटल जर्नी बताओ मेरी कितनी हो गई है। इतनी जर्नी मैंने इस स्पीड से की, इतनी जर्नी इस स्पीड से की, इतनी जर्नी इस स्पीड से की, अगर टोटल जोड़ू 90 कॉमन आ जाएगा। 6 और 9 15 और 5 20, 20 गुणा में 90, इतनी जर्नी तय की। बस समय निकालो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम आता है आपका, इसको इससे काटा, 45 दूनी 90, 12 घंटे या 12 यूनिट टाइम लग गया। यहां पर 30 या 90, 3 9 3 27 यूनिट, 27 यूनिट समय आ गया। यहां पर बस 450 बटे में x, इतना समय लगा, इन तीनों को जोड़ा और इधर से समय निकाल लेंगे। कैसे? डिस्टेंस अपॉन टाइम, वैसे ही करना है। 20 दूनी 40, 2 से इसको काटा 45, ये आ गया जी। कर दो हल इसको, फिर ये जुड़ के कितना आ गया? 37 और 2 39 आ गया, ये 39 उधर जाके माइनस हो जाएगा। 450 बटे में x बराबर आ गया 45 माइनस 39, ये बच गया 6, x उधर चला गया, 6 इधर डिवाइड में आ गया, तो 45 450 बटे में 6 बराबर x, काट लो इसको, 6 से 42, 6 पंजे 30, 75 आ गया जी। ये आपका आंसर है जी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, टू ट्रेन ऑफ लेंथ 346 एंड 254 क्रॉस ईच अदर कंप्लीटली इन 15 सेकेंड। दो ट्रेन एक दूसरे को 15 सेकंड में पार कर देती है व्हेन दे ट्रेवल इन अपोजिट साइड, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है।
दे क्रॉस ईच अदर इन 1 मिनट व्हेन दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में चलती हैं। द पॉसिबल स्पीड ऑफ द ट्रेन कैन बी रिस्पेक्टिवली, दोनों ट्रेनों की स्पीड बतानी है क्या होगी। देखिए सबसे पहले तो आपने एक बात समझनी है, जब दो ऑब्जेक्ट एक साथ एक डायरेक्शन में जाते हैं या अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं तो वहां पर रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट काम करता है, और वो इस प्रकार से होता है। अगर दोनों ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, एक इस तरफ से जा रहा है एक इस तरफ से जा रहा है, इसकी चाल x है इसकी चाल y है, तो जो रिलेटिव स्पीड होगी ना आपकी वो हो जाएगी, जुड़ जाएगी दोनों की स्पीड। तो पहले केस में इनकी स्पीड जुड़ जाएगी। पहले केस में डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 600, ये 600 डिस्टेंस है, और उनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी आपकी x प्लस वाई, ये निकालनी है, टाइम दे रखा है। ये जो 600 मीटर का डिस्टेंस है ना वो 15 सेकंड में पूरा कर देती है। 600 मीटर का डिस्टेंस 15 सेकंड में पूरा कर देती है। अगर मैं यहां से रिलेटिव स्पीड निकाल लूं तो कितनी आ गई है आपकी, रिलेटिव स्पीड आ गया डिस्टेंस अपॉन टाइम 40 मीटर पर सेकंड, उनकी रिलेटिव स्पीड आती है, और ये रिलेटिव स्पीड आई है x प्लस वाई, क्योंकि वो एक दूसरे की तरफ जा रही थी, उन्होंने मिलकर ये 600 मीटर की दूरी पार की है। दो ट्रेनों का एक दूसरे को पार करना, उन दोनों की एक दूसरे की दूरी पार करना, जो कि कुल मिलाकर 600 मीटर है। ठीक है जी, 600 मीटर की दूरी उन्होंने 15 सेकंड में पार कर दी, तो उनकी स्पीड आ गई है 40 मीटर पर सेकंड। अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, ज्यादा स्पीड से चलने वाली ट्रेन में से कम स्पीड से चलने वाली ट्रेन की चाल घट जाएगी, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई। तो टाइम जो लिया 1 मिनट मतलब 60 सेकंड लिया, तो मेरी स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड आ गई है मेरी 10 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड आ गई है 10 मीटर पर सेकेंड। बस कुछ नहीं करना, अब आप यहां से दोनों x और y की वैल्यू निकाल लो, x पहली ट्रेन की चाल, y दूसरी ट्रेन की चाल। अगर दो वैल्यू जुड़ी हुई है वही दो वैल्यू घटी हुई है, अगर बड़ी वैल्यू निकालनी है तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दो, दोनों को जोड़कर 2 से भाग किया तो ये आ गया आपका 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, छोटी वैल्यू निकालनी है, दोनों को घटाकर 2 से भाग किया, वो आ गई 15 मीटर पर सेकेंड। लेकिन आंसर दे रखा है किलोमीटर पर आवर में, इनको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लो। अगर x की चाल को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 से गुणा कर दो, 5 5 25, 18 पंजे 90। स्पीड से चलने वाली की स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, जो उससे धीमी गति से चल रही है उसकी स्पीड आ जाएगी 5 तिये 15, 18 तिया 54 किलोमीटर पर आवर। ये लीजिए जी, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए जी, आपके कंप्लीट क्वेश्चन हो गए हैं। अब ये एक लास्ट में, अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर टायर 2 की साइमल्टेनियसली तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे कुछ कोर्सेज हैं मेरे ऐप पर। मेरा ऐप है मैथ्स विद राकेश छोकर, मैंने उसका नाम चेंज नहीं किया है अभी, सोच रहा हूँ आगे चल के करेंगे। अभी सिर्फ यूट्यूब चैनल का ही नाम चेंज किया है। यूट्यूब चैनल का नाम चेंज कर दिया है तो साथ में फिर टेलीग्राम का भी चैनल का नाम चेंज कर दिया है। तो यहाँ पर ब्रह्मास्त्र बैच है KVS NVS EMRS का टायर 1 टायर 2 की दोनों की तैयारी के लिए आप एक साथ ले सकते हैं। इसमें टायर 1 की भी तैयारी होगी, टायर 2 की भी तैयारी होगी, और अगर आप टायर 2 के लिए लेना चाहते हैं बाद में ले सकते हैं। अगर आप KVS NVS PGT की तैयारी करना चाहते हैं तो BGT के लिए कोर्स है। अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं और आप स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हैं तो इस कोर्स से इन तीनों कोर्सों की तैयारी हो जाएगी अकेले से। ये आपका HTET PGT के लिए है, HTET PGT के लिए कोर्स भी मेरे ऐप पर अवेलेबल है। आज की क्लास बहुत लंबी होगी है, 1.5 घंटे की होगी है, वैसे 1 घंटे में मैं करा देता हूँ, कुछ क्वेश्चन इसमें लंबे थे, लेकिन चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर एक और शिफ्ट है हमारी, साथ में अगला टॉपिक भी आता रहेगा, जैसे मैंने LCM HCF करा दिया है। थैंक यू दोस्तों।